साथियों, आज से 48 साल पहले देश में तीसरी बार आपातकाल घोषित कर दिया गया था, जिसे भारतीय राजनीतिक इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई, जो 21 मार्च 1977 तक लगी रही। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह आपातकाल सबसे निर्दयी और कठिन साबित हुई। इसके लगने के पीछे कई वजहें बताई जाती हैं, जिसमें सबसे अहम है 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से श्रीमती गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला। चलिए आज की चर्चा में यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या था वह केस जिसके फैसले ने श्रीमती गांधी को आपातकाल लगाने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बात उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। श्रीमती गांधी रायबरेली सीट से 1971 का चुनाव जीता। उन्होंने अपनी विपक्षी नेता राजनारायण को, जो कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको 1 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया था। सोचने वाली बात यह है कि राजनारायण चुनाव में जीत को लेकर उनको पूरा विश्वास था कि चुनाव वे ही जीतेंगे, और इसी खुशी में नतीजे घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला था। लेकिन जब नतीजा घोषित हुआ तो राजनारायण के होश उड़ गए, और होश तो उड़ना ही था। जिस व्यक्ति को अपनी जीत का इतना विश्वास हो कि उसके समर्थक नतीजे से पहले ही सड़कों पर विजय जुलूस निकाले हों, वह 1 लाख से अधिक वोटों से हार जाए तो होश उड़ना लाजमी था। चुनाव में हारने के बाद राजनारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्रीमती गांधी के खिलाफ याचिका दायर करते हुए श्रीमती गांधी पर 14 आरोप लगाए और कहा कि श्रीमती गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। ये सभी आरोप राजनारायण द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लगाए गए थे। 1975 का मार्च महीना जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें पेश होने लगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिन्हा साहब ने श्रीमती गांधी को उनका बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया। तारीख तय की गई 18 मार्च 1975। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मुकदमे में प्रधानमंत्री को पेश होना था। सिन्हा साहब ने भी पेशी की तैयारी की। सवाल ये भी था कि जज के सामने प्रधानमंत्री और बाकी लोगों का शिष्टाचार कैसा हो, क्योंकि अदालत में सिर्फ और सिर्फ जज के आने पर ही उपस्थित लोगों के खड़े होने की परंपरा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री सामने हो तब क्या? राजनारायण की ओर से केस लड़ने वाले वकील शांति भूषण कहते हैं, श्रीमती गांधी के कोर्ट में प्रवेश करने से पहले ही सिन्हा साहब ने कहा, अदालत में लोग तभी खड़े होते हैं जब जज आते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के आने पर किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। अदालत में श्रीमती गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। श्रीमती गांधी और उनके समर्थकों को अंदाजा लगने लगा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है, और गया भी। लगभग 4 साल चली यह कार्रवाई 12 जून 1975 को अपने फैसले पर पहुंची। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा उन 14 आरोपों पर अध्ययन कर उनमें से 12 आरोपों को गलत ठहराते हुए कहा कि ये 12 आरोप साबित नहीं होते, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 2 आरोपों को सही मानते हुए उन पर अपना फैसला सुनाया। पहला आरोप यह कि श्रीमती गांधी के जो चुनाव एजेंट थे यशपाल कपूर, उनका इस्तेमाल उन्होंने अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए किया था, जो कि एक सरकारी सेवा के आदमी थे। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते उनका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। सिन्हा साहब ने कहा कि भले ही यशपाल कपूर श्रीमती गांधी के लिए चुनाव प्रचार 7 जनवरी को शुरू किया और अपना इस्तीफा 13 जनवरी को दिया, लेकिन वे सरकारी सेवा में 25 जनवरी तक बने रहे थे। दूसरा आरोप यह था कि श्रीमती गांधी ने रायबरेली चुनाव में जिन मंचों से चुनावी रैलियों को संबोधित किया था, उन मंचों को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की मदद ली थी। उन अधिकारियों ने ही लाउड स्पीकरों और उनके लिए बिजली का बंदोबस्त किया था। राजनारायण 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हार गए थे। उन्हें 14 आरोपों में केवल 2 आरोप एक प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए बेहद मामूली लग रहे थे, लेकिन कानून तो कानून था, और यह पूरी तरह स्पष्ट था कि चुनाव में किसी सरकारी सेवक से अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए किसी भी प्रकार की मदद को भ्रष्ट आचरण माना जाता है। अपने फैसले में सिन्हा साहब ने भी कहा कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। प्रधानमंत्री के लिए कोई विशेष प्रावधान भी नहीं था और वे इससे अलग कोई फैसला नहीं सुना सकते थे। यहाँ तक कि इस कानून के उल्लंघन की सजा भी निश्चित थी और जज के पास अपनी मर्जी चलाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बात श्रीमती गांधी की करूँ तो वे बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री थी, इसलिए वे हमेशा उस चीज को समाप्त कर देती थी जो उनके या उनकी पार्टी के विरोध में होती थी। श्रीमती गांधी अपनी सत्ता में बरकरार रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी,
इलाहाबाद के फैसले को भी उन्होंने दबाने की कोशिश की थी। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रेम प्रकाश नैयर ने देहरादून में उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि संभव हो तो इस फैसले को टाल दिया जाए, कम से कम प्रधानमंत्री के पहले से निर्धारित विदेश दौरे के पूरा होने तक। चीफ जस्टिस ने यह अनुरोध सिन्हा साहब तक तो पहुंचा दिया, लेकिन सिन्हा साहब इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने तुरंत कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन घुमाया और कहा कि वह घोषित कर दे कि 12 जून को फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने 12 जून की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि उस दिन गुजरात विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने थे, जिसके चुनाव 8 जून को हुए थे। किसी को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कोई भनक नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बस जज साहब और उनके स्टेनोग्राफर नेगी राम निगम को मालूम था कि क्या फैसला आने वाला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी कुछ नहीं पता था। उनके कुछ लोग नई दिल्ली से इलाहाबाद भी आए थे। उन्होंने सिन्हा साहब के स्टेनोग्राफर से राज उगलवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वे भी उसी मिट्टी के बने थे जिस मिट्टी के सिन्हा साहब बने थे। फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा 11 जून को ही सिन्हा साहब की मौजूदगी में टाइप कर लिया गया था। उन्होंने इस फैसले को पूरी तरह अपने तक ही रखा था। अगले दिन यानी 12 जून को सुबह के लगभग 10 बजे सिन्हा साहब गाड़ी से सीधे कोर्ट पहुंचे। 24 नंबर कमरे में वे जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठे, कोर्ट सहायक ने खचाखच भरे कोर्ट रूम में ऊंची आवाज में कहा, महानुभावों, ध्यान से सुनिए। जज साहब राजनारायण की चुनाव याचिका पर जब फैसला सुनाएंगे तो कोई ताली नहीं बजनी चाहिए। अपने सामने 258 पेज के फैसले के साथ मौजूद सिन्हा साहब ने कहा कि मैं इस केस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर केवल अपनी निष्कर्षों को ही पढ़ूंगा। फिर जो हुआ उसके बाद एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अखबार वाले टेलीफोन की तरफ भागे और खुफिया विभाग के लोग अपने दफ्तरों की तरफ। उधर प्रधानमंत्री आवास पर एनके अय्यर स्टेशन ने यूएनआई के मशीन पर घंटी की आवाज सुनी और फ्लैश मैसेज को देखा। एनके अय्यर स्टेशन ने मशीन से पेज को फाड़कर निकाला और उस कमरे की तरफ भागे जहां प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी बैठी थी। कमरे के बाहर उनकी मुलाकात बड़े बेटे राजीव से हुई, जो इंडियन एयरलाइन के पायलट थे। उन्होंने वह संदेश राजीव को दिया। संदेश लेकर राजीव कमरे में गए और अपनी माँ से कहा, उन्होंने आपको पद से हटा दिया है और कानून के तहत अगले 6 सालों तक लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया है। खबर सुनकर श्रीमती गांधी के चेहरे के भाव ज्यादा नहीं बदले। शायद उन्हें यह सुनकर सुकून भी था कि चलो फैसले का इंतजार खत्म हुआ। फैसले की खबर जैसे ही फैली, कैबिनेट मंत्री और अन्य लोग प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने लगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवकांत बरुआ सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल थे। प्रधानमंत्री के चेहरे का रंग उतरा दिखा, लेकिन वे शांत थी। वे जानती थी कि उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। इस मुद्दे पर अभी प्रधानमंत्री के सबसे करीब माने जाने वाले सिद्धार्थ शंकर रे और कानून मंत्री हरि रामचंद्र गोखले के बीच चर्चा हो रही थी कि तभी टिकर पर एक और फ्लैश मैसेज आया, जिसके मुताबिक जज सिन्हा साहब ने अपने फैसले पर 20 दिनों की रोक लगा दी थी। माहौल बदल गया। सबको थोड़ी तसल्ली हुई। कानून मंत्री हरि रामचंद्र गोखले ने इसकी पुष्टि करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट फोन मिलाया। खबर पक्की थी। श्रीमती गांधी को तत्काल इस्तीफा नहीं देना पड़ा, लेकिन सिन्हा साहब स्टे की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर चुके थे। वे इस बात से नाराज थे कि फैसले के एक दिन पहले खुफिया विभाग के लोगों ने उनके स्टेनोग्राफर को बहुत परेशान किया था, लेकिन श्रीमती गांधी के एक वकील वीएन खरे, जिन्हें फैसले से महज 12 घंटे पहले एक विमान के द्वारा श्रीनगर से इलाहाबाद लाया गया था, उन्होंने सिन्हा साहब से कहा कि पुलिस ने जो कुछ किया उसमें उनके मुवक्किल का कोई दोष नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा श्रीमती गांधी को 20 दिनों की मोहलत इसलिए दी गई थी ताकि उनकी पार्टी को एक नए पीएम चुनने के लिए उनके बीच एक पूर्ण सहमति स्थापित हो पाए। और इसके साथ ही यदि श्रीमती गांधी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती हैं तो वे इसी बीच जा सकती हैं। श्रीमती गांधी का घर मंत्रियों, कारोबारियों और अन्य लोगों से पूरी तरह भर चुका था। सभी लोग सिन्हा साहब के फैसले पर बहस कर रहे थे कि आखिर वे यह फैसला कैसे सुना सकते हैं, वो भी भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के खिलाफ। लेकिन साथ ही इस बात को लेकर सुकून भी था कि जज साहब ने अपने फैसले को थोड़ा विराम दे दिया है। संकट की इस घड़ी में राजीव गांधी अपनी मां के पास थे, लेकिन श्रीमती गांधी के दूसरे बेटे संजय गांधी अपनी फैक्ट्री मारुति लिमिटेड में थे, जिसकी स्थापना जनता की कार के निर्माण के लिए की गई थी। इस फैसले की अफरा तफरी में किसी को भी यह नहीं सूझा कि इसकी जानकारी उन्हें दी जाए, जबकि अपने भाई के विपरीत वे उन कम्युनिस्टों से अपनी मां की रक्षा करने के लिए राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगे थे। दोपहर जब वे घर पहुंचे तो बाहर उन्हें भारी भीड़ दिखाई पड़ी। वे सीधे अपनी मां से
से मिले श्रीमती गांधी उन्हें देख थोड़ी शांत हुई। श्रीमती गांधी अपने परिवार के साथ यह तय करने के लिए बैठी कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उनके दोनों ही बेटे राजीव और संजय उनके इस्तीफा देने के बिल्कुल खिलाफ थे। श्रीमती गांधी को अब बहुत कुछ सोचना था। यदि उन्होंने अभी इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट से दोष मुक्त हो जाने के बाद लौटे तो उन आलोचकों के मुंह पर ताला लग जाएगा जो आरोप लगा रहे थे कि श्रीमती गांधी किसी भी कीमत पर सत्ता में बनी रहना चाहते हैं। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया तो उन्हें हमेशा के लिए सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा और साथ ही एक और कलंक भी लग जाएगा। उनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, इस बात को लेकर वे पूरी तरह निश्चित नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। श्रीमती गांधी की तरफ से पैरवी करने के लिए मशहूर वकील नाना पालखीवाला को बुलाया गया और 22 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल हुई। वेकेशन जज न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर के सामने यह अपील आई। श्रीमती गांधी की तरफ से N पालखीवाला ने बात रखी और राजनारायण की तरफ से शांति भूषण ने। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के फैसले पर सशर्त रोक लगा दी और कहा कि जब तक अदालत उनकी अपील पर फैसला नहीं सुनाती तब तक श्रीमती गांधी को मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। इससे उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति मिली। हालांकि उन्हें संसदीय कार्यवाही में भाग लेने और एक सांसद के रूप में वेतन प्राप्त करने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खास बात यह रही कि अगले ही दिन श्रीमती गांधी को सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हुए आपातकाल लागू करने के लिए मजबूर कर दिया। विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया और मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। इसके साथ ही लगभग 4 महीने बाद आपातकाल के दौरान ही 7 नवंबर 1975 को उनकी सजा को पलट दिया गया। हालांकि 1977 के चुनाव में श्रीमती गांधी गुनाहगार साबित हुई और सजा के रूप में उन्हें चुनाव में हार मिली। आपातकाल लगने के पीछे कई कारण थे और उनमें से यह एक कारण था। बाकी के कारणों की जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम उन वीडियोस को जल्द ही आप तक पहुंचा सकें। तो बस आज की चर्चा यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद।